हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में हम लैंड लॉज के बारे में समझेंगे, हमारी जितनी भी लैंड से रिलेटेड लॉज हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि जो हमारे देश का सर्वोच्च कानून है संविधान, जिसमें यह बताया गया है कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। संविधान की जो अनुसूचियां हैं, 7वीं अनुसूची, जिसमें विषयों को वर्गीकृत किया गया है कि जहाँ पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और वो सभी विषय जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और बाकी की जो तीसरी लिस्ट है समवर्ती सूची, जिस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बना सकते हैं। दरअसल ये जो विशेष तरीके से इनको जो बांटा गया है किस पे केंद्र का सरकार कानून बनाएगी या राज्य सरकार या दोनों मिलके, ये एक जो फेडरल स्कीम्स होती है, संघवाद की जो नीतियाँ होती हैं उसके आधार पर निर्धारित की जाती है कि केंद्र को कुछ ज़रूरी जो विषय दिए जाते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के लिए ज़रूरी होते हैं। दूसरा, राज्य सरकार को उतने विषय दिए जाते हैं जो राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ज़रूरी हैं। तो हमारा जो लैंड से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो 7वीं अनुसूची की स्टेट लिस्ट में आता है, जिस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है। तो हमारे जो लैंड लॉज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, और जो उसके सैलिएंट फीचर को जानेंगे वो हम जानेंगे इसमें यूपीजेडए के बारे में और एलआर के बारे में, जिसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। अब जमींदारी क्या है, तो उससे पहले जो हम एक्ट को डिस्कस करेंगे तो हम उसमें भी ये डिस्कस करेंगे कि जमींदारी व्यवस्था क्या है, उसके क्या फीचर्स थे और हमको अबॉलिश करने की ज़रूरत क्यों बनी, और फिर लैंड को रिफॉर्म किस तरीके से किया गया, लैंड रिफॉर्म क्या प्रोसेस थी लैंड रिफॉर्म के लिए, और क्या प्रोविजंस इस लॉज में दिए गए लैंड रिफॉर्म करने के लिए। दूसरा, उनसे संबंधित रूल्स क्या हैं, क्योंकि लॉज दो तरीके के होते हैं, सबस्टेंटिव लॉज और प्रोसीजरल लॉज। प्रोसीजरल लॉज जो प्रोसीजर बताते हैं कि सबस्टेंटिव लॉज को किस तरीके से क्रियान्वयन करना है, प्रक्रिया में लेकर आना है। सबस्टेंटिव लॉज वो सभी कानून होते हैं जो अधिकार कर्तव्य निर्धारित करते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 के बारे में। फिर उसके जो रूल्स हैं, हर कानून है अगर उसके लिए विशेष प्रावधान प्रक्रिया दी हुई है तो प्रक्रिया के हिसाब से, अन्यथा अगर उसके लिए कुछ जो नियमावली है, जो नियम उसके लिए निर्धारित किए गए हैं उसके हिसाब से उसको डील किया जाता है। फिर यूपी की जो जो कंसोलिडेशन लैंड है, जो कंसोलिडेशन करते हैं, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि एक जगह इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना। और कंसोलिडेट तभी करेंगे जब लैंड फ्रेगमेंटेड होती है, टुकड़ों में बटी हुई रहती है। तो वो सभी कानून हम इसमें पढ़ेंगे। सीलिंग से संबंधित, लिमिट कितनी है कि एक व्यक्ति कितनी ज़मीन को रख सकता है, और ज़मीन की जो लिमिट क्यों बनाई जाती है, एक व्यक्ति को अधिक संपत्ति एकत्रित करने से क्यों कानून रोकता है, उन सभी को हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूपीजेडए एंड एलआर एक्ट के बारे में, जिसको चैप्टर 1 से लेकर 18 तक डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले चैप्टर, जब हम ये वीडियो ओवरव्यू के लिए है जहाँ पर आप जानेंगे कि यूपीजेडए एंड एलआर एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो पहला चैप्टर है जो डिस्कस करता है प्रोप्राइटरी होती है, प्रोप्राइटरी राइट्स होते हैं लैंड्स में। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है यहाँ पर मालिकाना हक जो होते हैं किसी भी ज़मीन में। पहला चैप्टर ये सभी डील करता है, और उसकी ओरिजिन कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, मालिकाना हक कैसे बना संपत्ति में हक किस तरीके से निर्धारित किया गया, हिंदू पीरियड में क्या था, मुस्लिम पीरियड में क्या था, ब्रिटिश पीरियड में क्या था। ये जो 3 पीरियड का हमने डिवीज़न किया है वो इस आधार पर किया था। जब हिस्ट्री को क्लासीफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, तो जो आसान तरीका वो ये होता है कि जब हिंदू रूलर ने गवर्न किया तो उस पीरियड को हिंदू हिस्ट्री में, और जो मुस्लिम पीरियड था उसको मुस्लिम हिस्ट्री में, और जब ब्रिटिश अराइवल हुआ था इंडिया में तो उस पीरियड को ब्रिटिश पीरियड में करते हैं, जिसका डिवीज़न जेम्स ने किया था, जो इंग्लिश ऑफिशियल थे। तो दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे टेनेंसी से संबंधित जितने भी कानून हैं, जैसे कि आगरा टेनेंसी एक्ट और ये यूपी टेनेंसी एक्ट। और तीसरा चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी की अबॉलिशन। जमींदारी व्यवस्था क्या होती है। देखिए, जमींदारी व्यवस्था को समझना है तो आप एक अच्छे उदाहरण के साथ समझ सकते हैं
कि जहाँ पर खेतीबाड़ी व्यवस्था होती है और व्यक्तियों के लिए आय का जो साधन होता है खेती ही रहती है, ज़मीन रहती है, जिस पर कृषक काम करता है, मजदूर काम करता है। मजदूर उस ज़मीन पर काम करने के बाद में जो ज़मीन एक दूसरे व्यक्ति द्वारा, सपोज मान के चलिए एक व्यक्ति है अरविंद, उसकी कोई भी संपत्ति है, वो बहुत बड़ा उसका भूभाग है, वो बहुत बड़े भूभाग का मालिक है, या उसको मालिकाना किसी अंग्रेजी हुकूमत थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उन्होंने फिक्स कर दिया कि ये जो ज़मीन है इस एरिया की, आप इसके ज़मींदार हैं और आप जो भी यहाँ पर काम करता है उनसे आप कर वसूल करेंगे और कर वसूल करके वो आप अंग्रेजी सरकार को दे देंगे। तो ज़मींदारी की जो व्यवस्था थी, जहाँ पर ज़मीन पे काम करने वाले लोग और लोग थे और ज़मींदार और व्यक्ति थे। जैसे ज़मींदार अरविंद है और भूमि पर काम करने वाले लोग अलग हैं। भूमि पे जो लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उस पर फसल उगाएंगे, फसल उगाने के बाद उस पर जो टैक्स उनको पे करेंगे, तो वो ज़मींदार के मार्फत, ज़मींदार के द्वारा उस अंग्रेजी सरकार को दिया जाता था। तो असली काम करने वाला जो मजदूर थे ज़मीन पर, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए उस ज़मींदारी व्यवस्था को अबोलिश करने के लिए ये प्रोविज़न दिए गए थे। तो चैप्टर 3 में एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी से संबंधित है कि ज़मींदार को जब अबोलिश करेंगे, जो रियल ओनर है प्रॉपर्टी का, उसको अधिकार मिलेंगे। तो चैप्टर 3 इन सभी चीज़ों को डिस्कस करता है। और चैप्टर 4 है जिसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं। मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में हर जो कानून होता है उसमें डेफिनेशंस ज़रूर दिए रहते हैं, और डेफिनेशन देने की जो परिभाषा देने की मुख्य वजह यह रहती है किसी तरीके की एक एम्बिग्युटी ना आए, मतलब कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो डेफिनेशन से क्लियर हो जाए कि इस चीज़ का मतलब क्या होगा। अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर ईयर है तो एग्रीकल्चर ईयर का मतलब ये चीज़ें होंगी, बेनिफिशियरीज है तो इस वर्ड का मतलब यहाँ पर ये होगा, ग्राम पंचायत का मतलब ये चीज़ें होंगी। तो डेफिनेशन क्लॉज में वो सारी चीज़ें परिभाषित की जाती हैं ताकि लॉ में किसी तरीके का ग्रे एरिया नहीं रहे जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, जिसका शोषण करके उस कानून को अपने हित में प्रयोग ना करे कोई भी। तो इसलिए उसमें डेफिनेशन दी जाती हैं कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी क्या होगी, जिसको हिंदी में भूमि प्रबंधक समिति कहा जाता है, उसकी क्या शक्तियाँ हैं वो अलग भाग में, लैंड मैनेजमेंट कमेटी क्या है वो डेफिनेशन क्लॉज में क्लियर होगी। फिर है चैप्टर 5, एक्विजिशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इंटरमीडियरीज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए, एक्विजिशन का मतलब होता है ग्रहण करना, कोई चीज़ को अधिग्रहण करना। इंटरेस्ट मतलब हित, इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज का मतलब जो मध्यंतर होते हैं, बीच वाले लोग होते हैं। जैसे कि जमींदार हैं, जमींदार के बीच में कोई भी इंटरमीडियरीज है, इंटरमीडियरीज के नीचे और वो काम करने वाले ज़मीन पे लोग हैं। एक व्यक्ति अरविंद है जो जमींदार है, और एक उसके बीच में इंटरमीडियरीज हैं जो लैंड पे काम करने वाले लेबरों को मैनेजर होल्ड कर रहे हैं और उनको रेगुलेट कर रहे हैं अपनी जिस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं। अगर जमींदारी को अबोलिश कर दिया, अगर मुझे अबोलिश कर दिया गया वहाँ से, तो जो इंटरमीडियरीज हैं सारे हित तो उनको मिलेंगे, असली जो ज़मीन पे काम करने वाला व्यक्ति अभी भी हित उसके लिए नहीं मिले, अभी अधिकार उसको नहीं मिले। तो जो इंटरमीडियरीज को हक मिले हुए हैं, क्योंकि वो भी रियल ओनर नहीं है, उसको भी एक बार अबोलिश करना पड़ेगा ताकि जो असल में अधिकार दिए जाते हैं, मालिकियत जो फिक्स की जाती है उन्हीं को मिले जो ज़मीन पे काम करते हैं। ज़मीन किसकी होनी चाहिए? जो ज़मीन को कल्टीवेट करता है। इस चीज़ को लिए भी अलग अलग मत थे कि मालिकाना हक किसको दिए जाना चाहिए। जो किसानों को हम देखते हैं जो ज़मीन पे काम करते हैं, पट्टे वाली ज़मीन पर, पट्टे का मतलब होता है इंग्लिश में लीज बोलते हैं, लीज प्रॉपर्टी पे काम करते हैं, किसी भी संपत्ति पर पूरा मेहनत करते हैं, लेकिन वो एक जो पूर्व निर्धारित भाग को अपने मालिक को देते हैं जिसके अंदर वो काम करते हैं, और बाकी कुछ भाग वो अपने पास रखते हैं। उसी तरीके का जमींदारी व्यवस्था में वो कम भाग को अपने पास रखते थे और ज़्यादातर भाग उनको दे देना होता था इंटरमीडियरीज या फिर जो जमींदार को। अब इसमें जो प्रोविज़न था कि 5वें चैप्टर में जिसको हम पढ़ेंगे कि अगर उनको अधिकार दे दिया गया, जमींदारी को अबोलिश कर दिया गया, जो मध्यांतरों को अधिकार मिले, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था। जमींदारी को अबोलिश करने के लिए उनको टाइटल्स प्रोवाइड किए गए, उनको राइट्स प्रोवाइड किए गए। टाइटल्स होता है अधिकारों का एक समूह, कई तरीके के जो अधिकार संपत्ति पर बनते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में, और ज़मीन से संबंधित जो भी अधिकार हैं। अब चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 में लिखा है कॉम्पनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन ग्रांट। कॉम्पनसेशन का मतलब है जो क्षतिपूर्ति होती है, और रिहेबिलिट करना उसको।
अगर किसी भी व्यक्ति को जिसके अधिकार ख़त्म कर दिए हों या उसकी संपत्ति ले ली हो तो उसको क्षतिपूर्ति किस तरीके से की जाएगी या रिहेबिलिटेशन कैसे की जाएगा। रिहेबिलिटेशन मतलब ऐसी स्थिति में करने से पहले अगर उसके अधिकार छीन लिए तो उसको पहली वाली स्थिति में लाने के लिए रिहेबिलिट कैसे किया जाएगा। और फिर एवैक्यू प्रॉपर्टी से संबंधित एवैक्यू जो खाली हुई संपत्ति है उससे संबंधित क्या राइट्स हैं उसके लिए। फिर चैप्टर 8 में माइंस एंड मिनरल्स, ज़मीन है, ज़मीन से संबंधित जो भी मिनरल्स हैं और जो माइंस है, खदान है, उनके संबंध में। चैप्टर 9 डिस्कस करता है गांव सभा और लैंड मैनेजमेंट कमेटी से। ग्राम सभा क्या होगी, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति, ये चैप्टर 9 में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 में आता है क्लासेस ऑफ टेनर होल्डर। टेनर होल्डर की जो क्लासेस हैं वो क्या चीज़ें होंगी। फिर चैप्टर 11 में पढ़ेंगे राइट्स ऑफ टेनर होल्डर, उनके क्या अधिकार बनते हैं जो टेनर होल्डर्स हैं। एजेक्टमेंट का मतलब होता है बेदखल करना, बेदखली की जो चीज़ें हैं वो हम चैप्टर 12 में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ ओवरव्यू वीडियो, सिर्फ हम इसमें ये जानेंगे कि हम आने वाली वीडियोज़ में इन सब चीज़ों को विस्तार से समझेंगे। फिर चैप्टर 13 है अबेंडनमेंट, सरेंडर, एक्सटिंक्शंस एंड लीज। अबेंडन कर देना, छोड़ देना, त्याग देना, या सरेंडर मतलब खुद से समर्पण कर देना, एक्सटिंक्शन मीन्स खत्म कर देना, लीज मतलब पट्टे से संबंधित। 14 चैप्टर में हम पढ़ेंगे सक्सेशन, उत्तराधिकार से संबंधित। चैप्टर 15 में पढ़ेंगे हम अलॉटमेंट ऑफ लैंड एंड डिक्लेरेटरी सूट। लैंड को अलॉट कर देना, आवंटित कर देना, आवंटित कौन कर सकता है, किसके हक में कर सकता है। और डिक्लेरेटरी सूट, डिक्लेरेटरी मतलब उद्घोषणा करना, घोषणा करना किसी भी चीज़ के लिए। चैप्टर 16 में हम लैंड रेवेन्यू से संबंधित, जो लैंड से रेवेन्यू अक्रू होता है उसके संबंध में पढ़ेंगे। चैप्टर 17 में पढ़ेंगे कि जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है रेवेन्यू कोड का, उसके संबंध में। और चैप्टर 18 में हम पढ़ेंगे जो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के संबंध में। तो ये हम UPZN-LR एक्ट में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट। देखिए, मैंने बताया कि लैंड लॉज में हम मिक्स में कई लॉज के बारे में पढ़ते हैं। पहले हमने UPZN और LRA के प्रोविजंस को ओवरव्यू लिया था, अब हम उसका लेंगे जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 है। इसमें रेवेन्यू कोड, रेवेन्यू अथॉरिटी एंड देयर जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है क्षेत्र अधिकार, उनके किस क्षेत्र में अधिकार हैं। क्षेत्र अधिकार निर्धारित किया जाता है एक तो सीमा के आधार पर और एक पेक्यूनरी मतलब पैसे के आधार पर, उसकी वैल्यू के आधार पर। इसमें हम पढ़ेंगे रेवेन्यू कोड क्या है, रेवेन्यू ऑफिसर कौन होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है, कमिश्नर के बारे में, एडिशनल कमिश्नर, कलेक्टर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जो ये डेजिग्नेशंस जो हैं इसका तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनका काम क्या होता है रेवेन्यू ऑफिसर से संबंधित। फिर इसमें दूसरा चैप्टर है मेंटेनेंस ऑफ मैप्स एंड रिकॉर्ड। मैप्स का मतलब होता है नक्शा, और ये जो रिकॉर्ड्स वगैरह संबंधित चीज़ें हैं, जैसे कि जो पटवारी होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, उनको लैंड के रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं, मैप रखने पड़ते हैं, ताकि उस चीज़ की स्थिति को क्लियर कर सकें। अगर किसी की भी संपत्ति है, अगर रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा उन रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं किया गया तो अगर डिस्प्यूट अराइज होता है, अगर दो पार्टीज़ के बीच में, दो लोगों के बीच में मतभेद पैदा होता है ज़मीन की सीमाओं के लेके, तो वो इस रिकॉर्ड के माध्यम से क्लियर की जाता है, क्योंकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं। और रिवीजन ऑफ मैप्स एंड रिकॉर्ड जो चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, अगर संपत्ति का अगर सक्सेशन हो चुका है या फिर सेल कर दिया या उसको उनके किसी और में वेस्ट कर दिया, निहित कर दिया गया है, उनका जो रिवीजन होता है, बदलाव होता है, वो चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 में है प्रोसीजर फॉर रेवेन्यू कोड्स एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, जो प्रोसीजर उनको डील करता है रेवेन्यू कोड को और रेवेन्यू ऑफिसर्स को। चैप्टर 5 में अपील, रिवीजन और रिव्यू, अगर कोई भी निर्णय दिया गया है उसके लिए जो अपील जो होती हैं। रिवीजन, अगर वो कुछ भी निर्णय दे दिया है उसको रिवीजन करने के लिए कि क्या ये निर्णय दिया गया ठीक है या नहीं है, और या उसको रिव्यू पुनर्वलोकन करने के लिए, ये हम यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 में डिस्कस करते हैं। अब है यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट। देखो, सीलिंग का मतलब होता है किसी संपत्ति, किसी भी ज़मीन पर
कितना होल्ड कर सकते हैं उस पर एक सीमा निर्धारित कर देना। ये क्यों करते हैं? अगर एक व्यक्ति के पास अधिक संपत्ति एकत्रित हो जाएगी तो और लोग संपत्ति से वंचित हो जाएंगे। तो संपत्ति को इस तरीके से बांटा जाए, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 बी और सी में लिखा हुआ है कि संपत्ति को इस तरीके से स्टेट डिमार्केट करे या उनको एलोकेट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे कि सभी के पास एक आर्थिक विषमता नहीं बने। क्योंकि जब हमने अपने डीपीएसबी की वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि जो हमने व्यवस्था को अपनाया है वो पूंजीवादी व्यवस्था को नहीं अपनाया, हमने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, सोशलिज्म को भी, कि जहाँ पर राज्य की भी एक जिम्मेदारी होगी कि वो संपत्ति के एकत्रित कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं हो। तो वो सभी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब हम सैलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे इस एक्ट के कि इसने जमींदारी को अबॉलिश किया, जो कॉम्पनसेशन था उस कॉम्पनसेशन को दिया गया उन लोगों के जिनके लिए क्षतिपूर्ति हुई, और पेमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन ग्रांट, जिन व्यक्तियों से उनके अधिकार ले लिए गए थे, वो संपत्ति ले ली गई थी, उनको रिहेबिलिटेशन ग्रांट प्रोवाइड की गई थी। कल्टीवेशन राइट्स मेंटेन किए गए, लैंड टेन्योर सिस्टम सिंप्लीफाई किया गया, तो जो लैंड का जो टेनर होल्डर कितना होगा, कितनी चीज़ें होंगी, वो एक आसान किए गए। और इसमें जो 6 प्रोविज़न है कि प्रोहिबिशन ऑफ लेटिंग, लेटिंग का मतलब होता है कि अगर किराए पे देना किसी को भी किसी को भी कोई अधिकार दिया गया तो वो संपत्ति को किसी दूसरे को दे देता था, फिर वो दूसरी संपत्ति फिर किसी और को दे देना, और करते करते इन सब चीज़ों में जो लैंड्स के लेटिंग के जो राइट्स थे उनको किराए पे देने के लिए उसको प्रोहिबिट किया, रेगुलेट किया। प्रोहिबिशन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ लैंड, एक व्यक्ति लैंड को कलेक्ट नहीं करे, एकत्रित नहीं करे, उसको प्रोहिबिट किया। प्रोहिबिशन फॉर द क्रिएशन ऑफ अनइकोनॉमिक होल्डिंग, यूनिफॉर्म रूल ऑफ सक्सेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज रिपब्लिक्स ऑफ वेल्स, ये विशेष प्रावधान इसके तहत किए गए जिनको हम विस्तार से आने वाली वीडियोस में करेंगे और हर प्रोविज़न को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ ओवरव्यू का वीडियो था, तो आप इसको नेक्स्ट वीडियो में वेट कर सकते हैं इसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि हम उसको आगे वीडियो में कवर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।